भारत सरकार अपना 3.5% स्टेक अपने HAL में से बेचने का प्लान कर रही है। फिर से सवाल बन गया, क्या बन गया? HAL के अंदर से 3.5% हिस्सा, क्या 3.5% ही हिस्सा बचा था सरकार के पास? अरे नहीं, ठहरिए जरा। 3.5% बेच रही है, हिस्सा बहुत है। ऑलरेडी 75% हिस्सा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास में HAL का है। सर लेकिन ये तो गंदी बात है, सरकारी कंपनी बिक रही है। मैंने कहा सरकारी कंपनियां ही बिकती हैं। बोले मतलब? अरे भाई साहब, सरकार ने तो बकायदा प्रोजेक्ट बना रखा है कि हर साल इतना बेचकर इतना पैसा कमाना है। बोले क्या बात कर रहे हो? अरे हमने कहा 100% सच बात कर रहे हैं। सरकार ने तो बकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है जो बेचने का ही काम करता है सरकारी संपत्तियों को, DIPM के नाम से। इस प्रक्रिया का नाम ही डिसइन्वेस्टमेंट है। सरकार ने बजट में टारगेट तक बना रखे, इतना पैसा बेच करके कमाएंगे, घर के बर्तन बेच करके इकोनॉमी चलाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? पाकिस्तान करे तो मजे ले लेते हो आप उसके। पाकिस्तान ने सड़क बेच दी, पाकिस्तान ने पार्क बेच दिया, आप उसके मजे ले लेते हो, पावर प्लांट बेच दिया। और हमारी सरकार HAL के अंदर अपना हिस्सा बेच रही है, उसका कुछ नहीं कहोगे आप। हालात तो आपके एक जैसे ही हैं। अरे हमने कहा रुको यार, ये सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट है, ये स्ट्रेसफुल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है कि हमारे देश को चलाने में दिक्कत आ रही है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। नहीं, ये सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आपको बड़ा पता है देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं बेच रहे हैं। हमने कहा भाई साहब, ये आज से नहीं 1991 से चली आ रही प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? अरे हमने कहा भाई साहब, जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, भारत ने एक प्रक्रिया अपनाई थी जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सब जानते हैं, जिसका आप क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को और उस समय तत्कालीन PM PV नरसिम्हा राव साहब को देते आए हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने किया क्या था असल में? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकार अपना हिस्सा सरकारी संस्था में से निकाले और उसमें प्राइवेट कंपनी को एनरोल करे। प्राइवेट का मतलब विदेशी नहीं होता, प्राइवेट का मतलब सरकार के सिवाय कोई और हो। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या आम जनता हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब जो श्रीलंका ने हाल ही में, IMF ने कहा है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट लोगों को बेचे, कुछ वैसा? हमने कहा बिल्कुल वैसा। अब आप एकदम सही जा रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवेटाइजेशन करना यह सरकार की लायबिलिटी को कम करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, चाहे आप कोई सी भी चीज उठाकर देख लें, आज आप कोई सी भी महारत्न कंपनी उठाकर देख लें या नवरत्न या मिनी रत्न कंपनी उठाकर देख लें, उनका कोई ना कोई स्टेक सरकार ने निजी हाथों में दिया हुआ है। और निजी हाथ अगर आम आदमी के हाथ में आते हैं तो उसको शेयर मार्केट के थ्रू लाया जाता है या किसी प्राइवेट व्यक्ति को एक मुश्त बेच दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी उपक्रमों में निजी भागीदारी करके सरकार तो पैसे ले लेती है और प्राइवेट आदमी को क्या मिलता है? प्राइवेट आदमी को उस कंपनी की ग्रोथ से डिविडेंड मिलता है, उस कंपनी की ग्रोथ से उसकी हिस्सेदारी में वृद्धि होती है। तो बोले सरकार खुद ही क्यों नहीं चला लेती? खुद चला ले तो कम से कम सरकारी नौकरियां तो मिले। बिल्कुल, सरकार ये जानती है कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं। बोले क्या जानती है सरकार सरकारी नौकरी के बारे में? भाई सरकार ये जानती है सरकारी नौकरी सोशल सिक्योरिटी के लिए की जाती है कि हां भाई चाहे कुछ भी हो जाए सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी। अच्छा, इसका मतलब आप चाहे काम करें या ना करें। इसका मतलब सरकार को पता है कि अगर काम कराना है तो इनके ऊपर एक आदमी ऐसा बिठाना पड़ेगा जो कहेगा कि अगर काम नहीं किया तो पेमेंट नहीं मिलेगा। और पेमेंट नहीं मिलेगा इस नाम पर जब व्यक्ति काम करने लगेगा तो यही प्राइवेट की सबसे बड़ी ताकत होती है। वहां तो काम के आधार पर पेमेंट मिलता है। इसलिए सरकार सब जगह धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन के अंदर प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। सरकार कहती है जहां तक स्ट्रेटेजिक निर्णय का सवाल हो वो तो हम अपने पास में रख लेंगे, यानी 51% तक का तो हिस्सा हमारे पास और बाकी बचा हिस्सा वो आम लोगों के बीच में बांट देंगे। इससे क्या होगा? प्राइवेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा और वो लोगों से काम करा के बेहतरीन प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। हुआ भी यही। जितनी भी संस्थाओं का निजीकरण हुआ उन्होंने अपनी ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल वृद्धि दिखाई। बहुत ही कम ऐसे उदाहरण होंगे जो प्राइवेटाइजेशन के बाद फेल मार गए होंगे।
अच्छा, इसका मतलब इसका उद्देश्य दो तरह से है, एक उसको ग्रोथ देना और दूसरा सरकार उस हिस्से को बेचकर के लिए अपने पास में धन जुटा लेती है। अब आप पूछेंगे क्या ये कोई एक स्पेसिफिक सरकार ऐसा करती है कि सब सरकारें ऐसा करती हैं? हमने जब से नीतिगत निर्णय लिया कि हम अपना हिस्सा बदलेंगे तब से हर सरकार की यह जिम्मेदारी है उस समय समय पर अपने कुछ हिस्से बेचती रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में अब जैसे इंडिया में इसरो है ना, ऐसे अमेरिका में नासा है। अपना इसरो सैटेलाइट भेजता है लो अर्थ ऑर्बिट में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में। यानी अभी हम अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए ही सैटेलाइट भेज रहे हैं। हम अर्थ से मंगल पर अभी तक एक ही मिशन भेज पाए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नासा ने यह अनाउंस कर दिया है कि अर्थ के ऊपर चक्कर काटने के लिए सैटेलाइट अब नासा नहीं भेजेगा। इससे ज्यादा आप क्या अंदाजा लगाओगे? मतलब नासा अर्थ के ऊपर, यानी जो मतलब अपनी जो ऑर्बिटल मिशंस जितने भी हैं वो नासा नहीं भेजेगा। तो कौन भेजेगा? प्राइवेट कंपनियां भेजो, जैसे स्पेस एक्स है या फिर अमेजन की जो कंपनी है या वो वर्जीनिया कंपनी है, ये सब भेजो। प्राइवेट प्लेयर्स आओ, अर्थ के ऊपर चक्कर काटने का काम तुम लोग करो। और फिर नासा क्या करेगा? बोले अब हम मार्स की यात्रा करेंगे, इंटरप्लेनेटरी मिशन पे जाएंगे, वीनस जाएंगे, मरकरी जाएंगे, हम वोयाज मिशन भेजेंगे। जो दूर के मिशन है जिनमें पैसा चाहिए, सरकारी संसाधन चाहिए, वो नासा करेगा। अब ये छोटे मोटे काम, टूरिज्म व्यूरिज्म के सस्ते काम जो है ये प्राइवेट कंपनियों को करने दो। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? जैसे इसरो जो हमारे यहां काम कर रहा है, मतलब सरकार का काम क्या होता है? सरकार के पास बड़ी मात्रा में पैसा होता है। बड़ी मात्रा में पैसा होता है तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, लोगों में विश्वास ज्यादा होता है, इसलिए सरकार किसी भी काम को इनिशिएट कर सकती है। अब जब सरकार किसी काम को इनिशिएट करती है ना, तो इनिशिएट करके उसे स्थापित करके सरकार उसे निजी हाथों में सौंपती है और फिर खुद नए वेंचर की तरफ निकल पड़ती है। उदाहरण के लिए अब कोई सा भी सिस्टम देख लो, पहले सरकार सिस्टम बनाती है और फिर उसे निजी हाथों में सौंपकर फिर नए प्रयास के लिए निकल पड़ती हैं। बोले अच्छा, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा भाई ऐसे ही आपकी माइंस में होता है, ऐसे ही आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में होता है। बोले इसका मतलब तो आने वाले समय पर सारी ही इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो जाएंगे, सारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? अरे सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नया सरकारी बनाती चली जाएगी। कभी किसी को पता था क्या कि इंटरनेट जैसी कोई चीज आएगी? नहीं पता था ना। इंटरनेट आएगी, फिर 4G आएगा, फिर 5G आएगा, फिर 6G आएगा। सरकार उनको भी तो बेच बेच कर पैसा कमा रही है, मतलब स्पेक्ट्रम की नीलामी करके पैसा कमा रही है। मतलब पहले यह समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रक्रिया है, उससे सरकार धन का लाभ करती है और उसी से फिर देश का विकास करती है। ठीक है, ये स्ट्रेस में बेचा हुआ पैसा नहीं है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हमारी हालत खराब है इसलिए बेच रहे हैं। हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि ये प्रक्रिया का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट बजट के अंदर प्रॉपर तरीके से अनाउंस होता है कि सरकार इतना हिस्सा अपना धीरे धीरे कम करके इतना बजट जुटाएगी। लिखा हुआ है बकायदा, हम इतना % बेचेंगे इस साल, पहले से अनाउंस है, दुनिया को पता है। हम कोई तंग हाली में नहीं बेच रहे हैं, हर साल बेचेंगे, हर साल कुछ नया सरकारी बनाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अब खबर क्या है? इंडियन गवर्नमेंट 3.5% हिस्सा अपना HAL के अंदर बेच रही है। अच्छा, अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा? HAL के अंदर हिस्सा बेचेगी तो इससे क्या होगा? देखो सरकार कितनी स्मार्ट है। पहले HAL की स्थापना करती है, स्थापना करके उसको पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में लाकर छोड़ देती है। कैसे? आज दुनिया में जहां देखो वहीं HAL। सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में जाकर के हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, HAL द्वारा निर्मित है। HAL का तेजस बिक रहा है। HAL के तेजस को खरीदने के लिए फिलीपींस, इंडोनेशिया सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, दुनिया के देश खरीदने वाले हैं। इससे आपके दिमाग में क्या हो गया? माहौलबाजी हो गई। क्या माहौलबाजी हो गई? देखा सरकार बेच करके, मतलब ये जो भारत के HAL की इतनी वैल्यू हो गई। अब जब आपके दिमाग में इतनी वैल्यू हो गई तो आपके दिमाग में ये खुद से आने लग गया कि यार इसका मतलब तो HAL ग्रो करेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा, और अगर मैं ऐसी स्थिति पे इसका मालिक बन जाऊं तो भाई मेरी तो ग्रोथ तय है। और अगर ऐसा है, आपके दिमाग में ये एक बार विचार आ गया कि मेरी तो ग्रोथ तय है, तो विचार करो, सरकार भी तो यही चाहती है।
वो अपना हिस्सा हल्के से बाहर निकाल लेना चाहती है और आपको अपनी जगह घुसा देना चाहती है। और इस प्रक्रिया में सरकार अपना हिस्सा बेच करके 3.5% हिस्सा बेच करके आपको उसका मालिक बनाना चाहती है। आप पूछेंगे सर हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। चिंता मत करो, आपके पास जितना भी पैसा है सरकार ने उसका जुगाड़ किया हुआ है। मात्र 2,500 रुपए में खरीद लोगे आप। हैं 3.5% हिस्सा 2,500 है। अरे हमने कहा नहीं भाई, इस 3.5% हिस्से को बहुत छोटे 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 शेयरों में बांट दिया जाएगा और यह हिस्सा शेयर मार्केट के थ्रू बिकने आएगा। कब आएगा? हमने कहा 23 और 24 मार्च को। 23 और 24 मार्च के दिन, यानी कि आज और कल के दिन यह हिस्सा बिकने आ रहा है। आज हिस्सा खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट किया गया है और कल आम जनता के लिए लगभग आधा 1.75% जो हिस्सा है वो आम जनता के लिए आएगा। मतलब चिन्नू सा शेयर मिलेगा। हां, इस तरह से करके सरकार बेचकर अपना हिस्सा निकालकर साइड हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने कहा आइए विस्तार से समझते हैं। तो उम्मीद है आपको घटना समझ में आ गई, सरकार क्या चाहती है यह समझ में आ गया। अब थोड़ा सा HAL का इतिहास जान लीजिए। क्या? आइए साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है और HAL जो है वो फिलहाल, मतलब एक तरह से समझिए कि इंडियन एयरफोर्स का जो 2/3 काम है वो HAL ही संभालती है। चाहे फिर वो रशिया से आए हुए विमानों के अंदर कुछ नया मॉडिफिकेशन करना हो, सबका काम HAL संभालती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आजादी से पहले स्थापना हुई थी इसकी। एक सेठ जी थे, नाम था उनका वालचंद हीराचंद। उन्होंने एक अमेरिकी विमानन विशेषज्ञ विलियम डगलस पाओले के साथ मिलकर के हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड नामक एक कंपनी की शुरुआत की थी 1940 में। 1941 में ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली और स्वतंत्रता के बाद 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को सरकार रक्षा मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया कि भाई साहब तुम नहीं, अब हम चलाएंगे। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई। अक्टूबर 1964 के अंदर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया और इस प्रकार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया। HAL भारत के अलावा 23 देशों में अपनी सर्विसेज देता है। इसमें एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। 50 से ज्यादा सालों के अनुभव के साथ वर्तमान में HAL सेल हेलीकॉप्टर और विमानों का निर्माण कर रहा है। बहुत बड़ी कंपनी है ये, समझ गए? HAL के अंदर जब सरकार अपना 3.5% हिस्सा बेच रही है तो इस प्रक्रिया को ऑफर फॉर सेल कहा गया है। अब अगर हम बात करें शेयर मार्केट की भाषा में या बातें बाजार की में, तो ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि सरकार अपने इस हिस्से को बेचकर मार्केट से 2867 रुपए कमाना चाहती है। कितने? 2867 करोड़ रुपए कमाना चाहती है, जिसमें एक शेयर की कीमत 2450 रुपए न्यूनतम फिक्स की गई है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही यह न्यूज निकलकर आती है HAL का शेयर धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है? बोले हां, क्योंकि असल में यह ऑलरेडी मार्केट में 2625 रुपए का तो बिक रहा था। पहले से ही HAL मार्केट में लिस्टेड है, इतने का बिक रहा था, तो यह मार्केट गिर क्यों गया? सरकार ने कहा इससे सस्ते में तो देने के लिए हम आ रहे हैं, मार्केट से क्यों खरीदते हो, हमसे खरीद लेना। उम्मीद की जा रही है कि यह मार्केट में जब खुलेगा इससे ऊपर की प्राइस पर ही बिकेगा, क्योंकि सरकार बेच रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार को भेजी गई सूचना के मुताबिक 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर की 1.75% हिस्सेदारी गैर रिटेल निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव रखा गया है। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर ये फेस वैल्यू क्या होती है? आपको बताते हैं। जब HAL कभी कंपनी बनी होगी ना, तो कंपनी के प्रमोटरों ने अपना कुछ पैसा निवेश किया होगा। जैसे आपने कोई कंपनी बनाई, मान लो अपनी पाठशाला बनाई, इसके डायरेक्टर्स ने अपने द्वारा कुछ पैसा कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया होता है। 100% भागीदारी के लिए मान लो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, तो 1 करोड़ रुपया इज इक्वल टू 100%। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ये खुद से डिसाइड करते हैं कि भाई आज ही डिसाइड कर लो हमारे 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, इस प्रकार से कुल 1 करोड़ के हमारे शेयर हैं, या फिर 100 रुपए का हमारा एक शेयर है, या हमारे 10 लाख शेयर है। ये कंपनी पहले ही दिन जब बनती है ना, जिस दिन कंपनी का निर्माण होता है, 1940 में निर्माण हुआ था इसका,
उस समय डिसाइड करती है, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर 1.75% तो ये गैर रिटेल निवेशक, रिटेल हैं आप और हम, तो गैर रिटेल निवेशकों को तो 1.75% बेचने का प्रस्ताव रखा गया है, और जो अपन लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनको 1.75% यानी बाकी बचे 1.75%, कुल मिलाकर 3.5% बेचना है, उसका निर्धारण किया गया। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में फिर सवाल आएगा, सर ये आईपीओ है कि एफपीओ है कि ओएफएस है, ये है क्या? मैंने कहा ये बात बढ़िया पूछ लिया आपने। हमने कहा जानते हो आईपीओ क्या होता है? कल ही बताया था। बोले क्या? जब कंपनी शुरुआत में अपना दुनिया से पैसा लेने के लिए आ रही होती है, पहली बार शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्टेड होने आ रही होती है, तो वो आम जन को अपना जो हिस्सा बेचती है उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को पहली बार जो ऑफर किया गया, दैट इज आईपीओ। उससे होता क्या है? आईपीओ के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को वो कंपनी संचालन में खर्च करती है कि भाई हमने जनता से पैसा लिया, अब इस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी को और बड़ा बनाएंगे, दैट इज नॉन एज आईपीओ। फिर एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये लिख लेना, ये बहुत टर्मिनोलॉजी काम की है। अब ये फॉलो ऑन ये क्या है? पब्लिक ऑफरिंग क्या है? अब आईपीओ में आपने कंपनी का एक कुछ हिस्सा बेचा, मान लो कि 100% हिस्सेदारी थी आपके पास, आपने उसका 10% हिस्सा पहले बेच लिया, आपने उसके अंदर से अब मालिकाना हक 10% का जनता को दे दिया और उससे पैसे जुटा लिए। अब आपको लगता है यार 10% पहले बेच लिया, 5% और बेच लेता हूं, तो कंपनी के मालिक लोग फिर से जब शेयर मार्केट में आते हैं अपना एक और हिस्सा बेचने, तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, एफपीओ, जो अडानी लाने वाला था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जो खत्म हो गया। समझ में आ गया? फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताओ, सामान्य दिनों में जो शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त हो रही होती है, ये क्या होता है? ये सिंपल ट्रेडिंग है, इसको आम जनता खरीदती और बेचती है। ये जो मैंने आंकड़ा दिखाया ना आपको अभी, ये जो दिखाया आपको अभी हाल, ये सिंपल प्रोसीजर है जो कि सामान्य दिनों में चलता रहता है। ये आम जनता, आप और हम जैसे लोग हैं जो बेचते रहते हैं। ठीक है, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग समझ में आ गया, आईपीओ समझ में आ गया, एफपीओ समझ में आ गया। तीसरा है ओएफएस, यानी ऑफर फॉर सेल क्या है? क्योंकि यहां पर लिखा क्या गया है, सरकार अपनी हिस्सेदारी ओएफएस के मार्ग से बेच रही है। ये क्या है? असल में क्या है साथियों, जैसे अब मान लो ऑफर फॉर सेल क्या है? वर्ष 2012 के अंदर जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट की हर बात पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है, उसने एक रास्ता निकाला। बोले देखो, आईपीओ के माध्यम से जब पैसा जुटाती हैं कंपनियां, तो उनकी मजबूरी होती है कि उस पैसे को वो कंपनी में लगा करके कंपनी को और बड़ा बनाएं। ऐसे ही जब एफपीओ आता है, उस पैसे का भी उपयोग उनको कंपनी की ग्रोथ में करना होता है। लेकिन अगर कोई मालिक ये कहे कि साहब मेरे को मेरा हिस्सा जनता को बेचना है और मैं इस पैसे को कंपनी में नहीं लगाना चाहता, मैं मेरा पैसा लेकर अब आराम की नींद सोना चाहता हूं, मैं थक गया साहब, कंपनी नहीं चला पा रहा, मेरा हिस्सा है, मैं मार्केट में बेचकर जाना चाहता हूं, मैं और काम नहीं करना चाहता, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को ओएफएस कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। तो ऑफर फॉर सेल और एफपीओ में अंतर समझ में आ गया। आईपीओ और एफपीओ, जो पैसा आता है मार्केट से उसे कंपनी में लगाना होता है, कंपनी की ग्रोथ में यूज करना होता है, बताना होता है कि इस पैसे का क्या करोगे। लेकिन ऑफर फॉर सेल में मालिक लोग कहते हैं कि इस पैसे का उपयोग हम अपने खर्च में करेंगे, कंपनी में नहीं लगाएंगे, इसलिए बेचने आ रहे हैं। क्लियर? इस प्रक्रिया को ओएफएस कहा जाता है। अब इसका सीधा सा अर्थ यहां क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार कहती है कि वो अपना 3.5% हिस्सा जनता को बेचने आ रही है ओएफएस के माध्यम से, मतलब उस पैसे का उपयोग एचएएल की ग्रोथ में नहीं करेंगे हम, तो फिर हम सरकारी काम में करेंगे। सरकार कहेगी कि जब मैं मालिक हूं तो मैं अपने लिए उसका उपयोग करूंगी, मतलब इसको बेचकर जो 2867 करोड़ रुपए उगाए जाएंगे ना, इसको सरकार अपने पास लेकर चली जाएगी। इसी को तो डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके विकास में पैसे नहीं लगाने, उस पैसे को लेकर अन्य कार्य करेंगे। अब हम तो सरकार क्या कार्य करेगी वो आप लोगों को पता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ओएफएस समझ में आ गया, एफपीओ समझ में आ गया, फेस वैल्यू समझ में आ गया। मैंने इस सारी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत प्यार से समझा दी है। ये सारी प्रक्रिया
डीमैट अकाउंट के माध्यम से होती हैं, जिसका लिंक हम लोग एंजल वन के नाम से आपके नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके दे देते हैं। भाई पिन कर देना, अगर किसी को इन चीज़ों में रुचि हो तो एंजल वन एक कंपनी है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खोलती है, आप वहां से इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ओएफएस क्या होता है, ये सारी बातें अब मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी। अब आप पूछेंगे एचएएल ने सबसे पहले अपना कब बेचना शुरू किया हिस्सा, तो आंसर है वर्ष 2018 में एचएएल के अंदर विनिवेश की शुरुआत हुई थी। एचएएल ने पहली बार अपना आईपीओ 2018 में जारी किया था और उस समय भारत सरकार ने 100% से अपनी हिस्सेदारी घटाकर 89.97% रखी थी और इस प्रक्रिया से सरकार ने 4,229 करोड़ रुपए की उगाही की थी। क्लियर, कितने कमाए थे, 4,229 करोड़ रुपए कमाए थे। क्लियर है, तो ये हो गया एचएएल और इसने जो पैसे कमाए थे वो हमने बता दिए। सरकार अपने पास से पहली बार हिस्सा बेचकर इतना पैसा ले गई। फिर सरकार ने दोबारा 2020 में, 2018 में पहले बेचा, फिर 15% हिस्सा और बेचने आई। तो इधर देखो, पहले कितना बेच दिया था, लगभग 10% हिस्सा, भाई 10% ये लगभग ये, उसके बाद में 15% और बेचा, तो कुल कितना परसेंट हिस्सा बिक गया, 25% हिस्सा बेच दिया था सरकार ने। कब तक, 27 अगस्त 2020 तक, और उससे सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए फिर उगा लिए। यानी सरकार ने मात्र 25% हिस्सा बेचा अभी तक और उससे पैसा एक बार 5,000 करोड़ और एक बार 4,200 करोड़, यानी लगभग 9500 करोड़ रुपया 25% हिस्सा बेचकर सरकार कमा चुकी है। आ गई बात समझ में। अब क्या हो रहा है, सरकार फिर से इसमें 3.5% हिस्सा बेचने आई है। कितना परसेंट पर बेचने आई है, मैंने आपसे कहा था 2600-2800 कितना करोड़ रुपया था, वो आ गया 2867 करोड़ रुपए में 3.5% हिस्सा बेचने आई है। अब सोचकर देख लो वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है। आपके सामने 3 फिगर आ चुके, अब तक क्या क्या फिगर आ चुके। सबसे पहले फिगर आया था आपके सामने 10% का। 10% का फिगर क्या आया था, हाँ 10% हिस्सा सरकार ने बेचा था पहले 4,200 करोड़ में, फिर 15% हिस्सा बेचा था 5,000 करोड़ में, और अब 3.5% हिस्सा बेच रही है सरकार 2,800 करोड़ में, 2,867 करोड़ रुपए में। अंदाजा लगा लो वैल्यू कितनी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब 3 गुना। टेक्निकली इसको अगर आप 2,800, 2,900, 3,000, 3,9, मतलब एक प्रकार से इस समय सरकार को भी पता चल गया है कि भाई एचएएल की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां पहले 10% हिस्सा सरकार ने 4,200 करोड़ में बेचा था, आज 3.5% हिस्सा 2,800 करोड़ में बेच रही है। आप समझ रहे हैं, लगभग 3 गुना हिस्सा पहले 4,200 में बिका था। इसका मतलब एचएएल का इन दिनों जो वैल्यू बढ़ा है ना, इस वैल्यू से सरकार बढ़िया पैसा कमाना चाहती है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। सरकार का इसी पैसे कमाने की प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऑफर फॉर सेल के अंदर यह विनिवेश हुआ, इतना इतना पैसा कमाया। फिलहाल सरकार 75% इसकी मालिक है। 75% में से अब 3.5% और घट जाएगा, यानी ये 71.5% के आसपास सरकार अब इसकी मालिक रह जाएगी। अब देखो यहां पर 75% की मालिक कौन है, तो आपको यह दिखाई दे जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये रहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 75% के मालिक हैं, ये दिखाई दे जाएगा। और ये देखो एलआईसी। एलआईसी कुछ दिनों पहले विवाद में आई थी, अडानी के शेयर खरीद रखे थे, एलआईसी ने इसके भी 4% शेयर खरीद रखे हैं। और देखो एचडीएफसी 3.68% हिस्सा एचएएल के अंदर खरीद के बैठी है। और जो आज हम बता रहे हैं ना, इसका 1.75% हिस्सा बिकने वाला है। संभव है इसको खरीदने के लिए भी कोई बहुत बड़ी कंपनी सामने आ जाए और इसको खरीद ले जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर ये एलआईसी ने खूब मार्केट में हाथ जमा रखा है। अरे तो भैया डरा डरा कर इतना पैसा आ गया एलआईसी के पास में, मर जाओगे तो क्या होगा, मर जाओगे तो क्या होगा, और ऐसा करके भाई साहब लोगों से पैसा ले लिया। वन वे पैसा लेती है ये, और वन वे का जो पैसा है इसका ये उसको इन्वेस्ट कर देती है आगे। अब एचएएल ग्रो करेगा तो एलआईसी खुद से ग्रो करेगी। ऐसे इसने अडानी में लगाया था, जिसके कारण लपेटे में आ गई थी ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो सरकार क्यों कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कर रही है। इससे सरकार मुनाफा कमाना चाहती है और सरकार का टारगेट है 500 बिलियन रुपया फाइनेंशियल ईयर के अंदर 31 मार्च तक कमाना।
इसको बेचकर, मतलब सरकारी सेवाओं को बेच करके। लेकिन अब तक कितना कमा पाई है? 311 बिलियन रुपया, डॉलर नहीं है ये, इतना ही कमा पाई है। सरकार पीछे चल रही है अपने टारगेट से, ठीक है। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। सरकारी सेवाएं डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट 3 प्रकार का होता है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें कि सरकार 51% मालिक रहती है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें सरकार जो है बड़ा हिस्सा अपना दूसरे प्राइवेट लोगों को बेच देती है। और एक होती है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, जैसे अपन ने एयर इंडिया का किया था, ठीक है। कौन करता है? सरकार के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है DIPM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM। ये सरकार के अंदर इस प्रकार के कार्य करता है और उस फंड को नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर डालता है। सरकार इस पैसे का उपयोग किस में करती है? अपने फिस्कल बर्डन को कम करने में, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देने के अंदर, और इस प्रकार से भारत अपनी तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है। फिलहाल भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 67.8% है। मतलब एक तरह से भारत का जो राजस्व, राजकोषीय घाटा है, वो अपनी GDP का 67% है। मतलब जितना हमारे पास पैसा है उसका 67% हम लोग ऑलरेडी घाटे में हैं, यानी खर्चे हमने काफी ज्यादा कर रखे हैं। ये राजकोषीय घाटा कम होना चाहिए। इसी को कम करने के लिए सरकार अपने कर्ज को चुकाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की सहायता लेती है, ठीक है।